हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो के अंदर हम MPS 002 यानी कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत तथा समस्याएं वाला पेपर है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप अपने MPS एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यानी कि MPS 1, 2, 3, 4 के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नोट्स और गेस्ट पेपर्स को परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे स्कॉलरली माइंड्स की टीम को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। 4 सब्जेक्ट्स का मटेरियल लेने पे जो भी डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा वो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में ये मेरा पार्ट 1 है फॉर MPS 002। MPS 1 और 3 के लिए मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं उनसे रिलेटेड जो आपकी लाइव क्लासेस है यानी कि मैराथन सेशंस आप सभी के लिए लेकर आऊंगी। तो मेरी मैराथन क्लास से अगर आप जुड़ना चाहते हो, बेसिकली जो हमारा लाइव चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव क्लासेस होते हैं, मैराथन सेशंस होते हैं, रिवीजन क्लासेस होती हैं, उन सबको देखने के लिए आपको स्कॉलरली माइंड्स लाइव को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जैसे ही लाइव क्लास आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको रीलोकेशन ऑफ द आइडिया ऑफ मिडल पावर एंड इमर्जिंग पावर। तो यहाँ पे जो हमारे देश होते हैं ना, उनको हम मिडल पावर्स और इमर्जिंग पावर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों के बारे में पहले मैं आपको बता दूंगी कि मिडल पावर यानी कि मध्य शक्तियां क्या होती हैं और इमर्जिंग पावर्स क्या होती हैं। जब आप एग्जाम में आंसर राइटिंग लिखोगे तो पहले आप इन दोनों का मीनिंग एक्सप्लेन कर देना। तो मिडल पावर्स वो सारी कंट्रीज हैं दैट आर नाइदर द सुपर पावर नॉर द वीक स्टेट, जो ना तो सुपर पावर है ना ही वीक है, बट उनका जो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा है। वो इंटरनेशनल पीस, कोऑपरेशन, ग्लोबल गवर्नेंस, इन सब के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो मध्य शक्तियां वे देश हैं जो ना तो महाशक्ति होते हैं और ना ही कमजोर राष्ट्र होते हैं, बल्कि उनके पास पर्याप्त आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक प्रभाव होता है। वे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग और वैश्विक शासन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका मिडल पावर्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन। एंड देन आप इमर्जिंग पावर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दोगे। जो इमर्जिंग पावर्स होती हैं ये वो कंट्रीज होती हैं जो कि आपके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। ठीक है। यानी कि इन फ्यूचर, आज के समय में इनके पास काफी सारे रिसोर्सेज हैं और ये तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और फ्यूचर में वैश्विक राजनीति के अंदर ये एक प्रभावशाली भूमिका को निभाएंगे भी। तो एक हो गई आपकी उभरती हुई शक्तियां जिसे हम कहते हैं आपकी इमर्जिंग पावर्स, और दूसरी आपकी मिडल पावर्स। फिर कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने इसे डिस्क्राइब किया। एंड्रयू एफ कूपर मिडल पावर्स को कहते हैं ये वो स्टेट्स होते हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स में जिनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है और वो इन्फ्लुएंस ये एस्टैब्लिश कर पाते हैं अपनी डिप्लोमेसी के माध्यम से, कोएलिशन बिल्डिंग के माध्यम से, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन के माध्यम से। उसके अलावा रॉबर्ट किहोन कहते हैं कि जो मध्य शक्तियां हैं वो अकेले विश्व राजनीति को नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से प्रभाव डालती हैं। तो इनके डेफिनेशंस नहीं हम कह सकते हैं यहाँ पे, बट उनके क्या व्यूज रहे। अगर आपको एक या दो थिंकर के व्यूज इंक्लूड कर रहे हैं अपने आंसर में तो आप किसी एक थिंकर का, जैसे एंड्रयू एफ कूपर का, आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो अगर आपका मिडल पावर से रिलेटेड आता है तो। अब अवधारणा की पुनर्स्थापना हुई है, मतलब रिलोकेशन कैसे हुआ है। तो देखो ये जो आइडिया है मिडल पावर का सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद, और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत जब हो जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि 1990s का जो टाइम पीरियड था वो ग्लोबलाइजेशन का दौर था। 91 में आपका जो कोल्ड वॉर है वो खत्म हो जाता है। तो पहले जो पावर्स थी वो मेनली मिलिट्री की स्ट्रेंथ के माध्यम से नापी जाती थी, लेकिन आज के समय में जो इकोनॉमिक पावर है उसको नापने के तरीके में बदलाव आ गया है। आज के समय में इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर और रीजनल लीडरशिप, ये सब भी हमारे इक्वली इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है। तो पहले शक्ति का आकलन मुख्यतः सैन्य क्षमता से किया जाता था,
आज आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, कूटनीति, सॉफ्ट पावर और क्षेत्रीय नेतृत्व में भी ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। काफी सारे जो मिडल पावर्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं इमर्जिंग पावर्स में ड्यू टू रैपिड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि मिडल पावर्स के अंदर क्या क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, इनके पास मॉडरेट मिलिट्री और इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज होती हैं। सक्रिय कूटनीति यानी कि जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं ये डायलॉग और कोऑपरेशन के माध्यम से रिजॉल्व करते हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, इन सबको सपोर्ट करते हैं। इनका क्षेत्रीय नेतृत्व आपको काफी अधिक देखने के लिए मिलेगा। तो ये अपने क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करती हैं तथा स्थिरता बनाकर रखती हैं। ठीक है, कल्चर, एजुकेशनल, डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट असिस्टेंस एक सॉफ्ट पावर की तरह ये एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 फीचर्स जो किसके बताने हैं, मिडल पावर्स के बताने हैं। एंड देन आप 5 फीचर्स आप बताओगे इमर्जिंग पावर्स के। जैसे कि इधर इमर्जिंग पावर्स में जो इकोनॉमी है वो फास्टली ग्रो करती है। काफी सारी डेवलप्ड कंट्रीज में भी इतना नहीं होता जितना आपको इमर्जिंग पावर्स में देखने के लिए मिलता है। ये कॉन्टिन्यूअसली अपनी जो आर्म्ड फोर्स है उसको मॉडर्नाइज करने में लगे रहते हैं। इनका विश्व में प्रभाव होता है। उसके अलावा इनोवेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से ये अपनी जो स्थिति है वैश्विक अपने प्रभाव को मजबूत बनाते हैं। ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इनको मिलता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो मिडल पावर में आ जाते हैं आपके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। इमर्जिंग में आपका इंडिया, चाइना, ब्राजील आ जाता है। तो ओवरऑल ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही पावर्स जो हैं इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन को बढ़ावा देते हैं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और एक बैलेंस महाशक्तियों के प्रभाव को ये संतुलित करती हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती हैं और जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस टाइप के चैलेंजेस को सॉल्व करने में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस एंड देन आपका कंक्लूजन आ जाएगा कि जो मिडल पावर का कॉन्सेप्ट है वो मेनली मिलिट्री स्ट्रेंथ तक नहीं है बल्कि उसमें डिप्लोमेसी, आपका इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, ये सारी जो अवधारणाएं हैं ये सब भी उसमें मौजूद होती हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब आंसर राइटिंग करनी है। ये फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। इग्नू में आंसर लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। भाई आपने पहले अपना मिडल पावर, इमर्जिंग पावर को डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आपको किसी थिंकर के बारे में कोई आइडिया पता है तो आप उसे इंक्लूड कर सकते हो, नहीं पता है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो आइडिया रिलोकेट हुआ। रिलोकेट कैसे हुआ? पहले मिलिट्री स्ट्रेंथ से मेजर किया जाता था। अब मिलिट्री स्ट्रेंथ के अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, ये सब भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं। अब ये धीरे धीरे इमर्जिंग पावर्स में इवॉल्व हो चुके हैं। मिडल पावर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सेम आपके इमर्जिंग पावर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंड देन इनके एग्जाम्पल्स देते हुए इनकी आज के समय में क्या इनका महत्व है ये बताते हुए कंक्लूजन लिखकर आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी परमानेंट मेंबरशिप के लिए क्लेम करता है, तो इस चीज को हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का औचित्य सिद्ध कीजिए। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है आपका एक मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, और ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो की शक्ति होती है और 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है जिसका मुख्य कार्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बना के रखना। अब इसके अंदर 5 स्थायी सदस्य हैं और इंडिया कहता है कि इंडिया क्लेम करता है कि मुझे भी इसका स्थायी सदस्य होना चाहिए, इसकी डिमांड करता है इंडिया। तो उसके रेलेवेंस के बारे में हमें बात करनी है। तो अगर हम भारत की स्थिति की बात करते हैं तो इंडिया यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग मेंबर रहा है और एक्टिवली 1945 से उसके अंदर उसने अपना सक्रिय योगदान दिया है। उसके अलावा G4 ग्रुप का मेंबर है इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील का, जो सपोर्ट करते हैं परमानेंट मेंबरशिप इन यूएनएससी। तो अब आपको इस चीज के बारे में बताना है
कि इंडिया का जो दावा है, ठीक है, उसके दावे का आपको औचित्य सिद्ध करना है कि क्यों इंडिया को एज अ नेशन यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर हम अपने देश की जितनी भी तारीफ कर सकते हैं वो करेंगे। हम बताएंगे कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज की तरफ कमिटेड रहते हैं, है ना। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत लार्ज है। भारत विश्व की लगभग 1/6 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। Its inclusion would make the Security Council more representative, कि अगर आपको वहां पे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को रिप्रेजेंटेटिव बनाना है तो भारत को इंक्लूड करो, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन भी तो कितनी ज्यादा है। भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूएन पीस कीपिंग में इंडिया का कंट्रीब्यूशन हमेशा से रहा। जब भी संयुक्त राष्ट्र ने शांति स्थापना के अभियान चलाए, थाउजेंड्स ऑफ इंडियन जो सोल्जर्स हैं वो इन कॉन्फ्लिक्ट जोन में सर्व करते रहे। ठीक है, तो हजारों भारतीय सैनिकों ने विश्व के विभिन्न संघर्ष क्षेत्रों में शांति स्थापना का कार्य किया। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर भी है। हमारे पास देखो न्यूक्लियर बॉम्ब है, बट हम उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं। हमने कभी भी नो फर्स्ट यूज की जो नीति है, पहली बात तो हमने वो अपना रखी है कि हम खुद से कभी किसी पे जो है न्यूक्लियर वाला अटैक नहीं करेंगे। साउथ एशिया के अंदर हमारा एक रोल, एक्टिव रोल हम प्ले करते हैं। G20 हो, ब्रिक्स हो, क्वाड हो, हर जगह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इंडिया सक्रिय भागीदारी निभाता है और भारत विकासशील देशों की आवाज बन सकता है, ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकता है। हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट हम करते हैं इंटरनेशनल लॉ की। क्या इंडिया के सामने कुछ चैलेंजेस हैं? तो कुछ देश जो हैं जैसे चाइना, वो अपोजिट हैं इंडिया के। ठीक है, चीन तथा यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस समूह के कुछ देश भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करते हैं। और अगर परमानेंट मेंबरशिप को एक्सपेंड किया जाएगा तो यूएन के चार्टर में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, जिसकी वजह से नहीं हो पाता। तो दो चैलेंजेस ये हो गए। आगे चैलेंजेस हैं वीटो का इशू। तो देयर इज नो कॉन्सेंसस ऑन वेदर न्यू परमानेंट मेंबर्स शुड रिसीव द वीटो पावर, कि अगर इंडिया नया परमानेंट मेंबर बन भी जाता है तो क्या उसको वीटो पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात पर कोई सहमति नहीं है। सो ओवरऑल इंडिया के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एक डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर इंडिया एक डिजर्विंग कैंडिडेट है परमानेंट मेंबरशिप का। एक्सपेंडिंग द सिक्योरिटी काउंसिल विद इंडियाज इंक्लूजन वुड मेक इट मोर डेमोक्रेटिक। अगर वो भारत को जोड़ लेते हैं उसके अंदर परमानेंट मेंबरशिप में तो सुरक्षा परिषद ज्यादा लोकतांत्रिक बनेगी, ठीक है, प्रतिनिधिक बनेगी और प्रभावी बनेगी। अब आपको ग्लोबलाइजेशन पे शॉर्ट नोट लिखना है। सो गाइस, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे जो कंट्रीज हैं, जो भी विभिन्न देश हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब उनके बीच में जो व्यापार है, निवेश, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कल्चर, ये सब में लेन देन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है वैश्वीकरण। वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न देश व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, संचार, संस्कृति, राजनीति के क्षेत्र में एक दूसरे से अधिक जुड़े होते हैं और परस्पर निर्भर होते हैं। एंथनी गिडेंस के अनुसार वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न भाग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक दूसरे से अधिक जुड़ जाते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वैश्वीकरण के अंदर। देखो, एक तो आपका आर्थिक एकीकरण होता है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, गुड्स और सर्विस, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंट्रीज के बीच में फ्रीली फ्लो होता है। रैपिड डेवलपमेंट होता है इंटरनेट का, कम्युनिकेशन का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज, लाइफस्टाइल जो है कंट्रीज का,
वो हो गया आपका कल्चरल एक्सचेंज। ग्लोबल गवर्नेंस में आपका वैश्वीकरण एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज के समय में हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका रोल इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो ग्लोबलाइजेशन के काफ़ी सारे फायदे हैं क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड को प्रमोट करता है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को एनकरेज करता है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करता है और इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या करता है, मजबूत करता है। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो इक्वली सारे देशों में नहीं बटे हुए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, लोकल इंडस्ट्रीज और कल्चर्स पे इसका प्रभाव पड़ता है, ग्लोबल मार्केट में डिपेंडेंस क्रिएट होती है और एनवायरनमेंट खराब होता है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन से हो ही चुका है वैसे तो। सो फाइनली आपका कंक्लूजन आ जाएगा कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज में तो ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हमारा जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल जो इंटरडिपेंडेंस है वो बढ़ चुका है। इमेंस अपॉर्चुनिटीज ये प्रोवाइड करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर आपका दूसरा आ जाता है ह्यूमन सिक्योरिटी यानी कि मानव सुरक्षा। तो ह्यूमन सिक्योरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फोकस करता है इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने में। केवल आपका जो एक्सटर्नल मिलिट्री वाले थ्रेट्स होते हैं केवल उनसे प्रोटेक्ट करना नहीं, बल्कि ह्यूमन सिक्योरिटी की जो अवधारणा है वो काफ़ी अलग है। इसके अंदर जो बाकी की चीज़ें हैं, ठीक है, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे मानव सुरक्षा वह अवधारणा है जो केवल राज्य की सुरक्षा पर नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को भय, हिंसा, गरीबी, बीमारी, अन्य खतरों से सुरक्षित रखने पर बल देती है। ठीक है, जो बाकी के थ्रेड्स हैं उन सबसे एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट करना है। यूएनडीपी 1994 में ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब बताया फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट। मानव सुरक्षा का अर्थ है भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति। अब जो आपका ह्यूमन सिक्योरिटी है उसके अंदर ये जो अप्रोच है आपकी पीपल सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कि इसमें जो व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। केवल राज्य को प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, राज्य में जो व्यक्ति हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करना है। फ्रीडम फ्रॉम फियर का मतलब है लोगों को वॉर, टेररिज्म, क्राइम, वायलेंस इन सब चीज़ों से उनकी रक्षा करनी, उनके पास फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशनल सारा एक्सेस हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, वो इंश्योर करना। सो ये इंक्लूड करता है इकोनॉमिक, फूड, हेल्थ, एनवायरमेंटल, पर्सनल, कम्युनिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों को। ह्यूमन सिक्योरिटी के आपके डायमेंशंस हैं जैसे इकोनॉमिक, फूड, हेल्थ, एनवायरमेंटल, ये सारी इसकी वेरियस डायमेंशंस हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं। सो ह्यूमन सिक्योरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी और उनके राइट्स को उनकी रक्षा करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हुए गरीबी को कम करना, इनइक्वालिटी को कम करना, पीस एंड सोशल स्टेबिलिटी को ये मजबूत बनाता है। तो ये यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इसका इम्पॉर्टेंस कि ह्यूमन सिक्योरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। तो 21st सेंचुरी का एक बहुत ही असेंशियल कॉन्सेप्ट है क्योंकि ट्रू सिक्योरिटी आप जब ही दे सकते हो जब आपके देश में जो इंडिविजुअल्स हैं वो फियर से फ्री होंगे, पॉवर्टी, डिजीज, डिस्क्रिमिनेशन से फ्री होंगे। ठीक है, सो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ मानव कल्याण को विकास का केंद्र बनाती है। राष्ट्र की सुरक्षा भी और मानव कल्याण की सुरक्षा भी। इन फ्यूचर मैं इसका पार्ट 2 भी अपलोड करूंगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप के चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि अभी आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। इग्नू से जुड़ी हुई अपडेट्स मैं आपको अपने व्हाट्सएप के चैनल पे ही प्रोवाइड करूँगी।